नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 21 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज नाफेड को पढ़ेंगे, उसको लेकर चर्चा में है, न्यूज़ चर्चा में है और उसने एक रिपोर्ट भी जारी किया था 10 अक्टूबर को, जिस पर आधारित अब विश्लेषण आ रहे हैं और आर्टिकल आ रहे हैं। तो उस रिपोर्ट को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। उसके अलावा 5I और 11I ये ग्रुप हैं कुछ, जो दुनिया भर में कुछ देशों के द्वारा बनाए गए हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग और आपस में शेयरिंग को लेकर, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक होंगे जिसको कंक्लूड करेंगे हम लोग। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब भी आप वीडियो पूरा करेंगे तो कुछ न कुछ सीख कर ही जाएंगे, एक सेकेंड आपका बर्बाद नहीं होगा। ओके, 13 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम का डेट प्रस्तावित है, उसको भी अगर ध्यान में रखेंगे तो मात्र 1.5 महीने का समय आपके पास में बचा हुआ है। 13 दिसंबर को लेकर मात्र 1.5 महीना है। इसमें छठ और दिवाली जैसे बड़े पर्व भी हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान भटकेगा ही आपका, इसलिए पढ़ने पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर 13 दिसंबर को भी एग्ज़ाम होता है तो अपना फॉर्म में एडिट का आ गया है ऑप्शन, संपूर्ण रूप से एडिट हो रहा है 2-4 चीज़ों को छोड़कर, तो कृपया एडिट कर लें। और जो भी चीज़ें हैं फॉर्म भरने से जुड़ी हुई, उसको बैठकर त्यौहार में जाने से पहले कंक्लूड करके जाएं। अच्छा रहेगा कि आप कर लें। सुबह के शाम में या लेट नाइट में आप भरेंगे तो सर्वर वगैरह का भी दिक्कत अब नहीं देखने को मिल रहा है, इसका भी ध्यान में रखिएगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है, तो हेडलाइन में है, कल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें कुछ लोगों की जान भी गई है और मिलिटेंट जो थे वो भी मारे गए हैं। ये हेडलाइन था इसमें। इसके अलावा पॉलिटिकल हेडलाइन है। चलते अपने मुख्य रिपोर्ट पर, पहले उस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं और देखते हैं वो रिपोर्ट कौन सा है जो जारी किया गया था नाफेड के द्वारा। ग्रामीण भारत जो रूरल इंडिया है, इसका इकोनॉमिक रूप से परिदृश्य पेश करता है वो रिपोर्ट, जिसमें इकोनॉमिक रूप से देश के अलग अलग राज्य के रूरल इलाके, उनमें क्या हासिल हुआ है, क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है, किस क्षेत्र में कमी रह गई है, इसको देखेंगे। पीआईबी से मैंने उठाया डायरेक्ट उसको। उसके अलावा एक और विश्लेषण आया हुआ था आज द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें यह बताया गया है कि फिर से डिकेड के बाद, लगभग में दशकों के पश्चात, इस तरह की परिस्थिति बन गई है भारत में कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में एक सेक्टर है, कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में खनन वगैरह भी आते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये जॉब देने के मामले में देश में सबसे बड़ा सेक्टर है। तो फिर से वही पैटर्न बन के सामने आ रहा है कि भले ही भारत की जीडीपी ग्रोथ कुछ भी हो गई हो, भले भारत की इकॉनमी जो है वो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा हो, 5 ट्रिलियन बनने की ओर अग्रसर हो, लेकिन भारत में अभी भी जॉब देने का सबसे बड़ा काम ग्रामीण भारत में कौन सा सेक्टर कर रहा है? तो एग्रीकल्चर का सेक्टर ही कर रहा है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन सहित और भी कई सारे इंक्लूजन में ये मदद भी कर रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है आज भी हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसका बैकबोन बना हुआ है। कोरोना के दौर में जब सभी सेक्टर जो हैं वो डाउन हो गए थे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में उस रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया है। उसका अध्ययन कराने का एक मैं रिस्क भी ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक जो है ना वो फैक्ट और आधारित है, आंकड़े हैं उसमें ज़्यादा, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। पढ़िएगा उसको अच्छे से। और फिर आज हम लोग देखेंगे कि नाफेड में एक नियुक्ति की गई, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किसी व्यक्ति को उस पद पर नियोजित किया। उसके पश्चात से प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और एक केंद्रीय मंत्री, इन 3 लोगों का पैनल होता है बड़े ऑफिसर्स को नियुक्त करने को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इन्होंने एक आदेश के द्वारा उस पद के लिए जो चयनित ऑफिसर थे उनको बदल दिया और उस चीज़ को लेकर एक छोटा सा विवाद भी उत्पन्न हुआ है। तो पहले हम लोग किस चीज़ को देखेंगे? पहले हम लोग रिपोर्ट को देखेंगे, फिर हम लोग नाफेड के बारे में पढ़ेंगे कि नाफेड क्या है, उसके बाद अलग टॉपिक पर चलेंगे। ओके, देखिए इस रिपोर्ट का क्या नाम था? ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग रूरल इंडिया। ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर नाबार्ड का सर्वेक्षण है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर नाबार्ड का सर्वेक्षण है ये एक, और उसी पर आधारित ये पूरा रिपोर्ट है, जिसमें जो आपको आंकड़े मिलेंगे वो गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेटेड आंकड़ा है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं जहां पर चाहें। पीटी में भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना नाम से सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? तो नाफेड के द्वारा किया गया है। नाफेड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। नाबार्ड ने 21-22 के लिए अपने दूसरे अखिल भारतीय अपना दूसरा
21-22 के लिए अखिल भारतीय पूरा भारत के लेवल पर ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण NAFIS निष्कर्ष प्रकाशित किया गया है, जो 1 लाख ग्रामीण परिवारों के सर्वेक्षण का आधार पर प्राथमिक डेटा प्रदान करता है। सैंपल साइज आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, 1 लाख परिवार का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें कोविड के बाद की अवधि में विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतक शामिल हैं कि कोरोना के बाद का ग्रामीण परिदृश्य जो है वहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। मुख्य रूप से केवल और केवल आर्थिक चीज़ों से संबंधित है, वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ है। ये आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए नाबार्ड ने कृषि वर्ष जुलाई-जून 16-17 के लिए पहला सर्वेक्षण किया था। क्या ये सर्वेक्षण वार्षिक होता है? नहीं, इससे पहले 16-17 ईस्वी का सर्वेक्षण किया गया था। अब कौन सा किया गया है? तो 21-22 का सर्वेक्षण किया गया है। कोरोना के ठीक बाद 21-22 का सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, तो और उसको जारी कब किया गया है? तो 10 अक्टूबर 2024 को PIB के वेबसाइट पर 10 अक्टूबर का ये रिपोर्ट है। ठीक है, जिसके परिणाम अगस्त 2018 में जारी किए गए थे। तब से अर्थव्यवस्था ने कई चुनौतियों का सामना किया है। कृषि का समर्थन करने, ग्रामीण सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की नीतियों को लागू किया गया है। NAFIS 21-22 के परिणाम इस बात पर प्रकाश डालने में मदद करते हैं कि 16-17 के बाद ग्रामीण भारत में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है फाइनेंशियल दृष्टिकोण से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। और ये जो सर्वेक्षण है, 28 राज्य, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इन सभी जगहों पर यह सर्वेक्षण किया गया है। 1 लाख ग्रामीण आबादी को इसमें शामिल किया गया, परिवार को शामिल किया गया है। ओके, पहला इसका पॉइंट है, इस सर्वेक्षण का पहला परिणाम क्या निकला है? तो औसत मासिक आय में वृद्धि देखी गई है। जो एवरेज मंथली इनकम था उसमें ग्रोथ देखा गया है। परिवार की औसत मासिक आय में 5 वर्ष की अवधि में 57.6% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। यानी कि 5 वर्ष पहले अगर कोई 100 रुपया कमाता था तो आज 157 रुपया के आसपास में कमा रहा है। यहाँ पर यही कहने का इसका मतलब है 57.6% की मासिक आय में वृद्धि देखी गई है। लेकिन महंगाई कितना बढ़ा है? 16-17 में किसी चीज़ का प्राइस अगर 60 रुपया था तो आज लगभग में वो आपको 150 रुपये का मिलेगा। आप किस चीज़ का उदाहरण ले सकते हैं? एक उदाहरण लीजिए, रिफाइंड ऑयल का ही ले लीजिए, दाल का ही उदाहरण ले लीजिए आप। क्या आपको मिलता है? 16-17 में कितना का किलो खरीदते थे आप, और आज कितना किलो आपको भुगतान करना पड़ता है? तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन को जब हम ऐड करते हैं तो ये जो ग्रोथ हमें दिख रहा है मासिक आय में 50-56% का, इन्फ्लेशन को अगर हम ये ऐड करते हैं तो ये ग्रोथ हमें फिर शून्य दिखेगा। क्योंकि जितना वो 100 रुपये में जितना खर्चा कर रहे थे फूड पर, उतना ही लगभग में 150 रुपये में भी फूड पर खर्चा कर रहे हैं, है ना। तो प्राइस में ग्रोथ भी देखा गया है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आंकड़ों पर अब जरा ध्यान दीजिएगा। 16-17 में 8,059 रुपये से बढ़कर 21-22 में 12,698 रुपये एवरेज मासिक आय हुई है, ऐसा नाफेड के इस रिपोर्ट में कहा गया है। अगला इन्होंने बोला है कि 9.5% का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसके हिसाब से बढ़ा है ये। इस दौरान वित्तीय वर्ष के आधार पर वार्षिक औसत नाममात्र GDP वृद्धि दर 9% रही है। सभी परिवारों पर विचार करने पर औसत मासिक आय 12,698 रुपये रही है। इसमें कृषि परिवारों की आय 13,661 रुपये थी, जबकि गैर कृषि परिवारों की 11,438 रुपये थी। तो ग्रामीण भारत में कृषिगत परिवारों की आय जो है वो गैर कृषिगत परिवारों की आय की तुलना में ज़्यादा है, नाफेड के इस रिपोर्ट के अनुसार। ये भी आपको पैटर्न पता चला, क्या पता ये रिपोर्ट ही पूछ ले। जबकि गैर कृषि परिवारों की आय 11,430 रुपये थी। सरकारी या निजी क्षेत्र वेतनभोगी रोजगार सभी परिवारों के लिए सबसे बड़ा आय स्रोत था। अभी भी लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जो है वही आय का सबसे बड़ा स्रोत है, इसमें कहा गया है, जो उनकी कुल आय का लगभग 37% है। कृषि परिवारों के लिए खेती मुख्य आय का स्रोत थी, उनकी मासिक आय का लगभग 1/3 हिस्सा बनाती है ये। उसके बाद सरकारी और निजी सेवाएं 1/4 हिस्सा, इन सब चीज़ों से उनको प्राप्त होता है। पहला क्या था कि भाई मासिक आय में वृद्धि देखी गई है। अब आय में वृद्धि हुई है तो क्या व्यय में भी वृद्धि हुआ होगा? खर्चा करने में बिल्कुल हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ग्रामीण परिवारों का औसत मासिक व्यय 16-17 में 6,646 रुपये से बढ़कर 21-22 में 11,262 रुपये हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आय बढ़ेगा तो व्यय भी बढ़ेगा।
कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवारों के लिए 10,675 रुपये की तुलना में 11,710 रुपये का अपेक्षाकृत अधिक उपभोग पर व्यय किया है। गोवा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में मासिक घरेलू व्यय 17,000 रुपये से अधिक था। कुल मिलाकर कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवार की तुलना में उच्च आय और व्यय दोनों स्तरों का प्रदर्शन किया है। एग्रीकल्चर बेस्ड जो फैमिली है, उन्होंने गैर एग्रीकल्चर बेस्ड जो फैमिली है उनकी तुलना में आय भी ज़्यादा है उनकी और व्यय भी ज़्यादा है उनका। ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं हम। ये रिपोर्ट से आपको लगा होगा कि ये तो उल्टा परिदृश्य दिखा रहा है हमें। हम तो कृषिगत परिवारों के समझते हैं कि उनके यहाँ खर्चा कम होता है, आय कम होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वित्तीय बचत में वृद्धि। परिवारों की वार्षिक औसत वित्तीय बचत 16-17 में 9,104 रुपये से बढ़कर 21-22 में 13,209 रुपये हो गया है। इसमें बताया गया कि सेविंग जो है, बचत जो है परिवारों का, वो भी क्या हो गया है, तो बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। कुल मिलाकर 21-22 में 66% परिवारों ने पैसे बचाने की सूचना दी, जबकि 16-17 में यह आंकड़ा मात्र 50.6% ही था। बचत के मामले में कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवार से बेहतर प्रदर्शन किया है। कृषि परिवारों ने इस चीज़ में भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसा यहाँ पर बताया गया है। 11 राज्यों में 70% या उससे अधिक परिवारों ने पैसे बचाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में 93% परिवार जो हैं उन्होंने सेविंग्स किए हैं। सबसे हाईएस्ट इसी का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड रह रहा है सबसे आगे। इसके विपरीत गोवा में 29, केरल 35%, मिजोरम 35, गुजरात 37, महाराष्ट्र 40 और त्रिपुरा 46% से भी ज़्यादा बचत, 86% जैसे कम आबादी ने बचत वहाँ पर किया है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है उत्तराखंड का, उसके बाद यूपी का, फिर आपका झारखंड का नाम आ जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, टॉप के नाम क्या पता पूछ ले आपसे। ओके, अगला जो पीआईबी ने बताया था, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर एक पॉइंट बनाया था इसने। किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। जब आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि आप ये मुझे बताइए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और वो किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है भारत में, या सरकारी उपाय क्या है, तो वहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की आप चर्चा तक नहीं करते हैं। जबकि किसान क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन में सबसे बड़ा स्रोत पीआईबी के अकॉर्डिंग और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में कवरेज पर्याप्त वृद्धि दिखाई दी है। कुल मिलाकर 44% कृषि परिवारों के पास में वैध किसान क्रेडिट कार्ड पाया गया है। उनके पास में, मतलब वैध का मतलब है कि बिल्कुल काम कर रहा है, और लीगल रूप से जो होता है किसान क्रेडिट कार्ड उनके पास मौजूद था। 44% परिवार, कृषिगत परिवार जो है। 0.4 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले पिछले वर्ष बैंक से कोई कृषि ऋण लेने वाले लोगों में से 77% ने वैध केसीसी की सूचना दी है। बीमा कवरेज, किसी प्रकार के बीमा द्वारा कवर किया गया कम से कम एक सदस्य वाले परिवार का प्रतिशत 25.5% से बढ़कर 80.3% हो गया है। जो बीमा से कवर, बीमा किस में आता है, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा में आता है। बीमा, पेंशन, ये सब किस में आते हैं बंधुओं, सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। ये क्या होता है, तो आपको अगर अचानक बीमार पड़ गए या अचानक कोई वित्तीय रूप से आपको इस प्रकार की स्थिति बन गई, मेडिकल कंडीशन हो गया या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय में आपको वित्तीय रूप से मदद मिल जाता है। इसको क्या कहा था, बीमा कवरेज। तो बीमा कवरेज पहले 25% था मात्र, अब कितना हो गया है, 80.3% हो गया है। ये क्या हो गया कि सामाजिक सुरक्षा के मानदंड से भारत में लोग सुरक्षित हुए हैं। इसका आंकड़ा कहाँ से मिलता है हमें, तो यही नाफेड का जो रिपोर्ट है रूरल इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, एम्पावरिंग रूरल इंडिया, ग्रामीण जो भारत है उसको सशक्त बनाना, ये जो रिपोर्ट है इसी में हमें ये पता चलता है। इसका मतलब है कि हर 5 में से 4 घरों में कम से कम एक बीमित सदस्य है। कृषि परिवारों ने अपने गैर कृषि समकक्षों की तुलना में 13% अंकों के अंतर से बेहतर प्रदर्शन किया है, इसमें ये बताया गया है। मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड जो फैमिली है उन्होंने ज़्यादा प्रदर्शन किया है। पेंशन कवरेज भी बढ़ गया है भारत में, पेंशन कवरेज भी बढ़ गया है। सोशल सिक्योरिटी के जो सभी मानदंड हैं उन सभी में वृद्धि देखी गई है। 16-17 में ये परसेंटेज 18.9% था, अब लगभग में 23.5% के आसपास हो गया है। कुल मिलाकर 60 वर्ष अधिक आयु के कम से कम एक सदस्य वाले 54% परिवारों के पास में पेंशन मिल रहा है, इस प्रकार की उन्होंने सूचना दी है। अगला इन्होंने बताया है, जो लास्ट पॉइंट है इसका, वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पैसे कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर बचाना है, किस प्रकार से सेव किया जा सकता है, किस प्रकार से खर्च किया जा सकता है, ये चीज़ कहलाती है वित्तीय साक्षरता। अच्छी वित्तीय साक्षरता प्रदर्शित करने वाले उत्तरदाताओं को प्रतिशत 17% से बढ़कर 16-17 में 33.9% से बढ़कर, मतलब इसमें कहा गया है कि 17% से बढ़ गया है
पहले 33.9% था, अब 51.3% हो गया, तो 17% से बढ़ा है। फाइनेंशियल जो आपका साक्षरता होता है वो कितना बढ़ गया है, तो 17% बढ़ा है पिछले 5 वर्षों में। लोग सजग हुए हैं खर्चे को लेकर, और 21-22 में 51.3% हो गया। अच्छे वित्तीय व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, जैसे कि प्रभावी ढंग से धन का प्रबंधन करना, सूचित वित्तीय निर्णय लेना, खर्चों पर नज़र रखना और समय पर बिलों का भुगतान करना, ये जो है बढ़ गया है। इस दौरान 56.4% से बढ़कर 72.8% हो गया। वित्तीय ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन किए जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में 58 और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 66% उत्तरदाताओं ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ये सर्वेक्षण जब किया गया तो ये भी देखा गया कि भारत में वित्तीय साक्षरता भी बढ़ी है। तो ये मुख्य था, क्रक्स था इस रिपोर्ट का जो मैंने आपको पढ़ाया है। थोड़ा सा रिस्क लेकर ही पढ़ाया क्योंकि कई सारे बच्चे इसको पसंद नहीं करेंगे, उनको लगे क्या पढ़ा रहा है ये, लेकिन आपके मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और निबंध लेखन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी जिनको देना है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट को आप रेफरेंस के तौर पर उपयोग करते हैं। क्या करना है, इसको चिपका लेना है क्या दीवार पर, कुछ नहीं करना है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा। और उत्तर लेखन में जब तक आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। आंसर राइटिंग वगैरह में उपयोग कीजिएगा इसका, जब भी इकोनॉमिक्स में इस तरह के सवाल आते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन या ग्रामीण भारत के आर्थिक परिदृश्य, इसी पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको वहाँ पर इसका उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नाफेड क्या है, क्यों ये चर्चा में है और क्या है विवाद। तो नाफेड के बारे में ज़रा हम लोग समझते हैं। और एक चीज़ था, मैंने बार बार इसमें बोल दिया कि ये नाफेड का सर्वेक्षण है, नाबार्ड का सर्वेक्षण है, ये भी ध्यान रखिएगा। नाबार्ड का है, वो नाफेड चर्चा में है, तो वही चीज़ बार बार मेरे मुँह से निकला है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नाबार्ड का सर्वेक्षण है, ये नाबार्ड का है। नाफेड चर्चा में है, उसके एक पदाधिकारी की नियुक्ति और उसको हटाने को लेकर। तो ज़रा उसको देखते हैं कि क्या होता है नाफेड, क्योंकि नाफेड से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये नाबार्ड का सर्वेक्षण था। नाबार्ड क्या है, तो पुनर्वित्त कंपनी है। पुनर्वित्त के लिए बनाया गया भारत में एक संस्थान है जो डायरेक्ट लोगों को ऋण नहीं देकर क्या करती है, इनडायरेक्ट देती है। इनडायरेक्ट कैसे देती है भाई, तो भारत सरकार का रिजर्व बैंक जो है वो नाफेड को देता है, और नाफेड फिर क्या करता है, तो नाफेड बैंकों को पैसा देती है। या भारत सरकार डायरेक्ट नाफेड को देगी, या नाफेड आपको नहीं देगी, बैंकों को पैसा देगी और बैंक आपको दे देंगे। तो ये इसको कहा जाता है पुनर्वित्त का काम करती है। डायरेक्ट लोगों के खाते नहीं होते हैं नाबार्ड में, ठीक है। तो नाबार्ड आपको डायरेक्ट नहीं देती है बल्कि इनडायरेक्ट देती है। बार बार मैंने नाबार्ड का जगह नाफेड शब्द का उपयोग किया है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप चलिए नाफेड को ज़रा पढ़िए क्योंकि वो भी चर्चा में है। इस रिपोर्ट को ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इस पर आर्टिकल आ रहे हैं बार बार द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों में। तो नाबार्ड का वित्तीय सर्वेक्षण किस में, तो एम्पावरिंग रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना, इसी नाम से रिपोर्ट जारी किया गया है। ज़रूर ही इसको ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए क्या है अगला। नाफेड चर्चा में है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नाफेड जिसको कहा जाता है, नेफेड भी कहते हैं, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुआ था, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, 1958 में। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पीटी फैक्ट तो यही हो गया। ये बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसकी स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने, कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। सहकारी विपणन नहीं कि सरकार, सहकारी तौर पर खरीद बिक्री, विपणन का मतलब ही होता है वही। कृषि किसान नाफेड के मुख्य सदस्य हैं, जिन्हें नाफेड के कामकाज में सामान्य निकाय के सदस्य के रूप में अपनी बातें रखने का अधिकार होता है। उद्देश्य क्या था इसको, तो कृषि, अन्य वस्तुएं, लेखों, सामानों में सहकारी संस्थाएं, साझेदार और सहयोगियों के विपणन, व्यापारी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना, समन्वय करने को बढ़ावा देना। भारत में जो सहकारी चीज़ें होती हैं या कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनकी खरीद बिक्री हो गया कमोडिटीज़ का, तो उन सब पर इसका पकड़ होता है, नियंत्रण होता है। स्वयं या अपने सदस्य संस्थानों या सरकारी संगठनों की ओर से अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को शुरू करना या बढ़ावा देने का काम भी ये करती है। खरीद बिक्री, भंडारण, वितरण के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या सहकारी संस्था के एजेंट के रूप में कार्य करती है। सहकारी संस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। सहकारी चीज़ें तो आंदोलन तो चर्चा में है। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि वही व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 शुरू किया गया है, उस समय भी मैंने आपको सहकारी चीज़ें पढ़ाई थी। बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना, उससे संबंधित सभी कार्य करना, सहकारी संस्थाओं को लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श कार्य आयोजित करना, कृषि मशीनरी उपकरणों का विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग आदि का कार्य करना, भारत या विदेश में स्वयं की या किसी अन्य संगठन के सहयोग से परिवहन इकाइयों का रखरखाव करना, विपणन अनुसंधान, बाजार आसूचना का प्रसार करना।
स्थापना कब किया गया था? 1958 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? किस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड, किस फाइनेंशियल ईयर में, और कौन से 5 ईयर प्लानिंग के दौरान? यही पूछा जाता है पीटी में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना और नाफेड की स्थापना हुई है, ये आप मुझे बताइएगा। 1980 के बाद से नाबार्ड की स्थापना हुई है, और 1958 में कौन सा था ईयर? तो 58 में नाफेड की स्थापना हुई है। आपने गेस कर लिया होगा आई थिंक, तो ज़रूर ही बताइएगा कि कौन सा पंचवर्षीय योजना उस दौरान चल रहा था। ठीक है। क्यों पूछा मैंने? एक यूपीएससी ने 2019 में एक सवाल पूछा था, बहुत ही आसान सवाल था। कौन सा था सवाल? तो वो सवाल पूछा था उसने कि लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। बहुत ही आसान सवाल है ये, लेकिन ये पूछा गया था लैंड रिफॉर्म एक्ट को लेकर। तो पंडित नेहरू थे उस समय, आपको पता ही होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया था, इसलिए संस्थान के साथ उस समय का प्रधानमंत्री और पंचवर्षीय योजना कम से कम याद रखिए। ओके, अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला है 5 आईज ग्रुप है चर्चा में। क्यों है चर्चा में? खालिस्तानी आतंकवादी जो निज्जर की हत्या हुई, जिसमें भारत का नाम कनाडा ने डाला ज़बरदस्ती। कुछ दिन पहले कनाडा की सरकार ने बोला कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम बस भारत का नाम डाले जा रहे हैं, हमारे पास बस इंटेलिजेंस का आउटपुट है। और उसी के आधार पर यूएस ने क्या किया, तो राकेश यादव जो एक्स ऑफिसर हैं, सीआरपीएफ के जवान रहे हैं, उनको उन्होंने मोस्ट वांटेड की सूची में डाल दिया। तो कनाडा ने बार बार बोला था कि हमने 5 आई ग्रुप के साथ में अपने इंटेलिजेंस का शेयर किया, और 5 आई ग्रुप जो है ये बड़ा ही ख़तरनाक सा अजीबोगरीब सा ग्रुप है, जिसके भारत के साथ अच्छे रिलेशन है, इंडिविजुअल तौर पर सबके अच्छे रिलेशन है इसमें से भारत के साथ में। लेकिन ये भारत में सेपरेटिस्ट आंदोलन जो है, सेपरेटिस्ट आतंकवादी जो है, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले ही व्हाइट हाउस ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर खालिस्तानी आतंकवादियों को बुलाया और उनसे वार्तालाप की, उनसे मिले जुले भी व्हाइट हाउस में। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार के देशों को क्या नीतियाँ होती हैं। तो 5 आईज जो अलायंस है ये चर्चा में है, इसको ज़रा देख लेते हैं कौन कौन सा देश हैं, कब बनाया गया, और उसके बाद एक और छोटा सा अलायंस है उसको भी देख लेंगे। ओके, क्या है ये? तो खुफिया गठबंधन है, 5 देश हैं। 5 देश के जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो आपस में क्या करती हैं, तो कोऑपरेशन में मिलकर काम करती है, सहयोगात्मक तरीके से काम करती हैं। इसी को लेकर इस संगठन को बनाया गया था, जिसमें कौन कौन है, तो ब्रिटिश मूल के सारे हैं, कभी नहीं भूलेंगे आप, ब्रिटिश मूल के सारे देश हैं लगभग में। कौन कौन सा हो गया भाई? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में फ्रेंच लोग भी होते हैं गुरु, फ्रेंच लोगों की संख्या क्या वहाँ पर अच्छा खासा है, फ्रेंच लोगों की अच्छी खासी आबादी है। न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये सारे देश हैं, इसमें 5 देश हैं। ये पांचों देश मिलकर क्या बनाते हैं, तो पांचों देश मिलकर 5 आईज ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ये सारे लगभग में दुनिया के जितने मुद्दे होते हैं उन सब पर एक ही भाषा में बोलते हैं, आपने गौर किया होगा अगर तो। ये देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के पक्षधार हैं, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। विशेषता, ये साझेदार देश सहयोग के एक भाग के रूप में विश्व के सबसे सुदृढ़ बहुपक्षीय समझौते में से एक के अंतर्गत व्यापक स्तर पर खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अपनी स्थापना के बाद इस एजेंसी के बाद में अपने मुख्य समूह को 9 आईज और 14 आई गठबंधनों तक विस्तारित किया है, और सुरक्षा साझेदार के रूप में अधिक देशों को इसमें शामिल किया है। स्थापना तो 5 आईज के रूप में हुआ था, फिर 9 आईज और 14 आईज यहाँ तक लेकर चले गए, और बहुत सारे देशों को इसमें शामिल कर लिया है इन्होंने। 9 आईज समूह में नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे शामिल है, जबकि 14 आई समूह में बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं। ये जो 9 आई के ग्रुप हैं, सदस्य हैं, और जो 14 आई में हैं, इन देशों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये सारे मिलकर क्या बना लेंगे, सारे मिलकर ये बड़ा सा संगठन बन जाएगा, जो क्या काम करता है, आपस में इंटेलिजेंस गैदरिंग, उसको साझा करना और एक होकर काम करना। ये इन्हीं देशों में पॉसिबल है, ये एशिया में पॉसिबल है ही नहीं। हमें तो आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिलता है। ये विकसित देश हैं सारे, इन्होंने ये संगठन बनाया है, तो कृपया इसको ध्यान रखिएगा। 9 आईज, 14 आईज और 5 आईज क्यों चर्चा में रहता है, क्या है ये,
तो आप बता सकते हैं कि खुफिया गठबंधन है जो क्या काम करता है, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग और एक साथ मिलकर किसी भी मुद्दे पर जो इस तरह के मुद्दे होते हैं खुफिया चीज़ों से जुड़ी हुई, उस पर एक होकर बात करते हैं और एक होकर ऑपरेशन करते हैं। इनका नाम जरूर ही ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला न्यूज़ है आपका मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। कहाँ पर यह आयोजित किया जा रहा है, तो मालाबार एक्सरसाइज जो होता है, क्वाड पार्टनर्स इसमें शामिल हैं। क्वाड पार्टनर कौन कौन है, तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और कौन है, तो आपका यूएसए है। ये 4 देश हैं, इनका एक्सरसाइज होता है। और एक्सरसाइज को क्या कहा जाता है, मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार तट भी है भारत में, जो दक्षिण का कोच्चि का केरल का तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। मसालों के निर्यात के लिए ये इतिहास से ही प्रसिद्ध है, इसको कहा जाता है मालाबार तट। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मालाबार एक्सरसाइज मालाबार तट पर ही होता है, नहीं, ये अभी विशाखापत्तनम में हो रहा है। विशाखापत्तनम आपको पता है कि भारत की नेवी का बहुत बड़ा कमांड सेंटर है वहाँ पर, और उसके साथ में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है बंधुओं, तो है विशाखापत्तनम का पोर्ट। बहुत खूबसूरत सा शहर है, वाईजैक कहा जाता है उसको। तो वहीं पर इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जा रहा है जिसमें 4 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो चारों क्वाड के मेंबर हैं। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने एक एक्सरसाइज आयोजित किया था जिसको क्या कहा जाता है, एक्सरसाइज काकाडू। क्या कहा जाता है, काकाडू। ये रॉयल जो ऑस्ट्रेलिया की नेवी है वो आयोजित करती है, और इसमें बहुत सारे देश जो हैं, 30 से ज़्यादा देश भाग लेते हैं। 30 देश भाग लेते हैं इसमें, 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये कहाँ पर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द इसको आयोजित किया गया। इस बार का भी हुआ था, तो 9 से 20 सितंबर के आसपास हुआ था। उसके बाद अभी क्या हुआ है, तभी क्वाड का हुआ है जो इसको मालाबार एक्सरसाइज कहा जाता है। तो ये तरह तरह के एक्सरसाइज क्वाड के सदस्य आपस में कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब एक ही चीज़ है, हिंद महासागर को मजबूत बनाना, हिंद महासागर को सुरक्षित करना। किससे सुरक्षित करना है, तो चीन से सुरक्षित करना है। ओके, तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर एंड करते हैं। जितना टॉपिक था, छोटे मोटे ही आज टॉपिक थे। एक बड़ा रिपोर्ट था, वो मैंने आपको पढ़ाया, वो नाबार्ड का रिपोर्ट है। मैंने नाफेड बोल दिया था 4-5 बार, वो नाबार्ड का ही है। ओके, नाफेड के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद से 5 आईज और 14 आई और 9 आई ग्रुप को भी समझा, और ये कौन सा था, तो मालाबार एक्सरसाइज और काकाडू एक्सरसाइज को भी हमने पढ़ा है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।